नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो हम रचनाकार पढ़ने वाले हैं उनका नाम है भीष्म साहनी। हिंदी साहित्य के बहुत ही परिपक्व साहित्यकार माने जाते हैं और नाटक और उपन्यासों में अपनी लेखनी के लिए बहुत ही विख्यात हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। वीडियो के भाग 2 हम लाएंगे। जो पहला भाग है भीष्म साहनी से संबंधित, अगली वीडियो में हम इनके कहानी संग्रह और उनके नाटकों के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो के भाग पहले में हम इनके जीवन और इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों, अधिक समय न लेते हुए। तो इनके जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे भीष्म साहनी 8 अगस्त 1915, ठीक है, 8 अगस्त 1915 में जन्मे थे और इनकी मृत्यु जो है वो 11 जुलाई 2003 ईस्वी को हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। ठीक है, तो जहाँ पर देवनागरी अंक दिए गए हैं तो मैं आपको जो सामान्य अंक हैं उसमें आपको बता रहा हूँ साथियों। किसमें 1937 ईस्वी में उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में एमए धारण किया, एमए की उपाधि धारण की और साथ में उन्होंने 1948 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की। तो साथियों एक बात गौर करने वाली है कि जुड़े थे इंग्लिश साहित्य से, मतलब इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य से, लेकिन इनकी जो लेखनी सुप्रसिद्ध हुई वो थी हिंदी साहित्य में। तो जो हिंदी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक अंग्रेजी के साहित्यकार, जो बोले कि विद्यार्थी, अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हिंदी में अपनी लेखनी को बखूबी ढंग से चलाए हैं। तो आगे पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। तो जहाँ तक उनके रोज़गार संबंधी जो काम थे वो भी मैंने हम बता दिए, और उनकी शिक्षा कहाँ से हुई और क्या शिक्षा धारण करी थी वो भी हमने आपके साथ साझा किया। तो साथियों जी, क्यों आपको पढ़ा रहे हैं हम भीष्म साहनी के बारे में, खासकर लेक्चरर कैडर और एनटीए यूजीसी नेट में तो बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके उपन्यासों के पात्र पूछ लिए जाते हैं, उपन्यास कब छपा, कौन से उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन से नाटक के पात्र क्या हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत पूछ लिया जाता है। इनके कहानी संग्रहों के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है, इनकी आत्मकथा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम बिल्कुल डिटेल से आपको समझाएंगे। तो अभी हम उनकी शिक्षा और उनके जन्म के बारे में पढ़ें। आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। विचारधारा, कोई आदर्शवाद के लिए लिखता है, कोई यथार्थवाद, कोई संरचनावाद, कोई उत्तराधुनिकवाद, है ना। इस प्रकार वाद बहुत प्रकार से हुए साथी। ठीक है, एक वामपंथी वाद भी हुआ है जिसको कम्युनिस्ट धारा भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो वो किसी खास धारा के साथ नहीं जुड़े, लेकिन वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को भी कभी आँखों से ओझल नहीं करते थे। जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं साथियों, नैतिक मूल्य से हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी
विस्मरणीय रहेंगे, जहाँ पर विस्मरणीय आना है। ठीक है। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। ये याद रखना आपने। ठीक है। पुरानी फिल्में जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म बना करती थी ना, उसमें बलराज साहनी का नाम बहुत चलता था। ये अभिनेता हुआ करते थे। ठीक है साथियों। और एक पंजाबी के लेखक भी थे ये। ठीक है। पंजाबी भाषा की कुछ रचनाएं इन्होंने ज़रूर लिखी हैं, अभिनेता बलराज साहनी ने। ठीक है। तो ये बलराज साहनी के छोटे भाई हैं भीष्म साहनी। उन्हें 1905 में, माफ़ करिएगा 1975 में, ठीक है, 1975 में किनको, भीष्म साहनी की बात हो रही है। 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, और 1975 में श्रोमणी लेखक अवार्ड पंजाब सरकार की ओर से, और 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, और 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। ठीक है। जो तीसरा पद्म अवार्ड जो है ना, जो सिविल लोगों को मिलते हैं, भारत के नागरिकों को, तो पहले पर आता है भारत रत्न, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण, और चौथे पर पद्मश्री। तो जो तीसरे नंबर का अवार्ड है वो भी इनको मिला है। तो इनके अवार्ड्स जरूर आपने याद कर लेने हैं, खासकर एनटीए यूजी नेट की परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है भारत सरकार की ओर से 1998 ईस्वी में। आगे उनके उपन्यास तमस पर 1983 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। तो देख लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट उपन्यास है। हम कुछ भाग, कुछ सारांश हम हैं ज़रूर प्रस्तुत करेंगे तमस का आपके सामने। बहुत ही जो बोले कि वास्तविक घटनाओं के ऊपर रचा गया उपन्यास है, जब जो बोले कि दंगों के ऊपर। ठीक है। जो दंगे भड़क जाया करते थे हिंदू मुसलमान के, तो उनके ऊपर जो लिखा गया है तमस उपन्यास। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम उनके उपन्यासों पर नज़र दौड़ाएंगे। तो उपन्यास उनके कुल 7 उपन्यास हैं साथियों। ठीक है। झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ठीक है साथियों। और साथ में आपने इनके प्रकाशन वर्ष अवश्य याद कर लेने हैं। झरोखे 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, और कुंतो उपन्यास उनका 1993 में, और साथ में नीलो, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अभी थोड़ा सा इनका विषय वस्तु भी पढ़ लेते हैं, विषय वस्तु। ठीक है। तो एक एक करके सबकी विषय वस्तु पढ़ देंगे। पहले झरोखे। ठीक है। झरोखे उपन्यास में आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्यवर्गीय परिवार में घटित छोटी छोटी घटनाओं को स्मृति चित्रों के रूप में संजोया गया है। ठीक है। आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्यवर्गीय परिवार में घटित होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को स्मृति चित्रों के रूप में संजोया गया है। पूरे उपन्यास में मानव की जिजीविषा को उसकी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओके। लेखक यह कहना चाहता है इस उपन्यास में कि समय के साथ चलने और अपने को बदलने की शक्ति नहीं होती, कि जिन लोगों में समय के साथ चलने और अपने आप को बदलने की शक्ति नहीं होती, वह इतिहास की गति के सामने रोड़ा बनकर चूर चूर हो जाते हैं। ओके। तो ये विषय वस्तु है साथियों। किसी अलग वीडियो में इसके पात्रों के बारे में भी आपके सामने जानकारी जरूर रखेंगे। आगे साथियों, कड़ियाँ उपन्यास। इस उपन्यास में विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा कही गई है। लेखक की दृष्टि में पुराने संस्कारों वाली पत्नी के साथ भोजिल, नीरस, ऊब भरा और जकड़ा हुआ जीवन व्यतीत करने से अच्छा है उससे मुक्त होकर अपने अनुकूल नारी का वर्ण किया जाए। जो बोले कि अपने इच्छानुसार नारी को जिस प्रकार के उसको, है ना, नारी में जो विशेषताएं चाहिए उसको धारण करना। ठीक है। उसी नारी को धारण करना जो उसमें इच्छाएं उसको अच्छी लगती हैं, जो अच्छाइयाँ उसमें अच्छी लगती हैं। ठीक है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। तो ये कड़ियाँ उपन्यास है। इसमें भी पति पत्नी की
जीवन कथा के बारे में संदेश दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण उनका उपन्यास है तमस। इसमें क्या लिखा गया है? भीष्म साहनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की भविष्यका से पूरी तरह परिचित हो जाएं। इसे पढ़कर हम यह अनुभव करते हैं कि बड़े लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने वाली नीतियाँ जनसाधारण के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती हैं। ठीक है। यद्यपि लेखक यह नहीं मानता कि उपन्यास लिखते समय उसका कोई निश्चित नज़रिया था या उसके इरादे निश्चित थे, वह इतना ही स्वीकार करता है कि एक संकटपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धर्मों, वर्गों, विचारधाराओं के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं, परंतु इन प्रतिक्रियाओं और कारनामों पर विचार करने से जो निष्कर्ष निकलता है वह निश्चय ही क्षुद्र स्वार्थों, सांप्रदायिक संकीर्णताओं और हिंसक पाशविक वृत्तियों से ऊपर उठकर उच्चतर मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाला है। ओके साथियों, तो ये सांप्रदायिक दंगे इसमें बताए गए हैं 1947 के जो मार्च अप्रैल का दौर था। ठीक है साथियों, तो आपको मैं बता देता हूँ जी, बहुत अच्छा उपन्यास, आपको पढ़ना चाहिए। उस वक्त की वास्तविक पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। इस उपन्यास के पात्र मैं आपको जरूर करवाऊँगा किसी अलग वीडियो में, और डिटेल से पूरी कहानी भी समझाई जाएगी। ठीक है। अभी सामान्य सा विषय वस्तु ही रखा जा रहा है आपके सामने। बसंती उपन्यास, अगला उपन्यास बसंती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में पली है। उसका भाग्य झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों को बार बार उजाड़ा जाता है, वैसे ही बसंती का जीवन भी बार बार उजड़ता है। अपनी प्रबल जिजीविषा क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा के बल पर निरंतर संघर्ष करने वाली यह लड़की अपना उदाहरण आप देती है। ठीक है साथियों, अगला इनका उपन्यास है मायादास की माड़ी। इसको पढ़ लेते हैं। मायादास की माड़ी भीष्म साहनी का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस के बाद। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, उनके भी प्रकाशन वर्ष आपने याद करने हैं, लेकिन मायादास की माड़ी जो है इसका आपने विषय वस्तु जरूर देख लेना है। दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। इसमें 19वीं शती, ठीक है, 19वीं शती की बात हो रही है। ओके, 1800 से लेकर 1900 तक। 19वीं शती के मध्य से 20वीं शती के पूर्वार्ध तक का इतिहास मायादास की माड़ी, हवेली इसका उपनाम है। ठीक है, हवेली भी कहा जाता है मायादास की माड़ी को। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि 19वीं शती के मध्य से 20वीं शती के पूर्वार्ध तक, ठीक है, 20वीं सदी के शुरू तक का इतिहास इसमें मायादास की माड़ी को केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे क्या है? मायादास खालसा राज्य के प्रति समर्पित है। खालसा कौन खालसा राज्य चाहते थे? जो सिखों की बात हो रही है। ठीक है साथियों, तो मायादास खालसा राज्य के प्रति समर्पित है। वह सामंतीय मूल्यों का प्रतीक है। धनपत उसके बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधि है। वह अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादार है। यह निहायत लिजलिजा किस्म का आदमी है। कौन, किसकी बात हो रही है? मायादास का अगली पीढ़ी का जो प्रतिनिधि है धनपत, उसकी बात हो रही है। अंग्रेजों के प्रति उसकी निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। इसी के चलते लोग उसकी खुशामद करते हैं। धनपत का छोटा बेटा हुकूमत राय तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि है। पहली पीढ़ी का कौन? मायादास। दूसरी का धनपत। मायादास जो है वो खालसा राज्य बनाना चाहता है, उसके प्रति समर्पित है, सिखों का राज्य जैसे बोलते हैं हम। और धनपत जो है वो अगली पीढ़ी मतलब अंग्रेजों के राज्य के प्रति, जो अंग्रेज राज्य किया करते थे उनके प्रति बिल्कुल निष्ठा से कार्य करता है, उनके प्रति समर्पित है। और जो धनपत का छोटा बेटा है, ठीक है, हुकूमत राय, वो तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि इसमें बताया गया है। वह पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, पूंजीवादी संस्कृति में रंगा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर में
बहुत ज़्यादा अपने आप को रंग लेता है, ठीक है। उनके जैसे कपड़े धारण, उनके जैसा संगीत सुनना, इस तरह की बातें। वह इंग्लैंड से बैरिस्ट्री, कौन, हुकूमत राय की बात हो रही है, जो धनपत का छोटा बेटा है, वह इंग्लैंड से बैरिस्ट्री, वकालत जिसे बोलते हैं, बैरिस्ट्री पास करके लौटता है और माड़ी, माड़ी मतलब हवेली, मायादास की माड़ी मतलब, माड़ी का मतलब हवेली है, ठीक है, और माड़ी का पश्चिमीकरण करता है। जो मायादास की माड़ी मतलब हवेली जो है, उसको, उसका पश्चिमीकरण मतलब उनके जो पश्चिम में जो लोगों के घर होते हैं, महल होते हैं, उसकी उसी प्रकार से उसको सजाता है। राय बहादुरी प्राप्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नर से सांठगांठ करके राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये 3 पीढ़ियों के बारे में इसमें बताया गया। आगे पढ़ते हैं। किंतु इतिहास की गति को कौन रोक सकता है? वस्तुतः मायादास की माड़ी के माध्यम से भीष्म साहनी ने 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। पात्र जोड़ याद कर लीजिएगा और विषय वस्तु भी, ठीक है, और कौन सा पात्र किस पीढ़ी का और कैसी दार्शनिकता का प्रतिनिधि है, वो भी आपने याद कर लेना। अगला इनका उपन्यास है कुंतो। कुंतो में भीष्म साहनी ने विभाजन पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही है। आलोचकों का अनुमान है, समीक्षकों का अनुमान है कि इस उपन्यास में लेखक ने अपने ही परिवार की कहानी को उपन्यास के रचनात्मक ढांचे में ढाल दिया है। अब पाकिस्तान के रावलपिंडी से ही कौन है? भीष्म साहनी। तो माना जाता है, कुछ अत्यधिक जो आलोचक जो हैं यही मानते हैं कि कुंतो कहानी में भीष्म साहनी की वास्तविक कहानी है, अपनी कहानी है। उसका लक्ष्य नारी जीवन का चिरंतर पराधीनताजन्य पीड़ा का एहसास कराना प्रतीत होता है। आगे साथियों, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये उनका अंतिम उपन्यास है। इसमें श्री भीष्म साहनी ने 2 नारी पात्रों, ठीक है, एक नीलू, ठीक है, जिसको नीलोफर भी कहा जाता है, और दूसरा है नीलिमा। 2 पात्र हैं, ठीक है। पहला पात्र है नीलू, दूसरी है नीलिमा। दोनों ही लड़कियां हैं, स्त्री पात्र हैं। तो नीलोफर भी नीलू को कहा जाता है। तो 2 नारी पात्रों के ऊपर ये कहानी बेस है, आधारित है, ठीक है। नीलू, नीलोफर और नीलिमा को केंद्र में रखकर कथा का ताना बाना तैयार किया गया है। नीलू एक मुस्लिम बालिका है। वह सुधीर हिंदू युवक को प्यार करती है। किसको? सुधीर, जो कि एक हिंदू युवक है, उसको प्यार करती है। नीलिमा एक हिंदू युवती है, वह अल्ताफ, ठीक है, वो हिंदू युवकी है। कौन? नीलिमा। वह अल्ताफ मुस्लिम युवक से प्रेम करती है। तो ये इस प्रकार की कथा है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मर्यादाओं के भीतर धमित और कुंठित होकर दोनों विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक यह इंगित करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को भीतर से बदलना होगा। अक्सर उनके उपन्यासों में सांप्रदायिकता की बात बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर संप्रदायों में, भिन्न भिन्न संप्रदायों में एकता का कैसे सूत्रपात किया जाए, उसको बताया गया है, ठीक है। एक मुस्लिम युवती द्वारा एक हिंदू युवक को प्यार करना, और हिंदू युवती द्वारा एक मुस्लिम युवक को प्यार करना, जो सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए जो उपन्यास लिखा गया, और कहा गया है कि इसका समाधान मतलब सांप्रदायिक समस्या का समाधान व्यक्ति को भीतर से करना होगा, अपने भीतर से ही होगा। अगर वो बदलना चाहता है तो वो खुद से ही बदलेगा। वो दंगे नहीं चाहता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ठीक है। आगे, व्यक्ति के भीतर के राग तत्व को इतना गाढ़ करना होगा कि वह कृत्रिम मतलब बनावटी सामाजिक बंधनों को काट कर मनुष्यत्व को ऊपर कर सके। ऊपरी सौहार्द का दिखावा समस्या का समाधान नहीं है। दिखावा नहीं करना चाहिए कि हाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं, ठीक है, ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि भीतर, अपने मन के भीतर से ये भावना लानी होगी कि सब सामान्य हैं, ईश्वर एक है और हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का विषय वस्तु इसमें देखने को मिल जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इनके कहानी संग्रह आपको बताएंगे, और इनकी आत्मकथा 2 मिलती हैं, ठीक है, और 2 आत्मकथाएं मिलती हैं इनकी, और साथ में इनके नाटकों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तब तक प्रतीक्षा करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।